जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह, हम नेता सत्यनारायण शर्मा ने थामा जेडीयू का दामन। कार्यक्रम में मंत्री शीला मंडल भी रही मौजूद। राजद में अंदरूनी कलह पर जेडीयू का तंज, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राजद का है अंदरूनी मामला, सीएम के विचार वालों का पार्टी में स्वागत। राजद में विवाद पर बिहार कांग्रेस प्रभारी का बयान, कहा किसी भी बड़े नेता का होना चाहिए सम्मान, लालू से ही की मामले को देखने की अपील। पीएम मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को दी सौगात, कहा आतंक का समय अधिक समय तक नहीं, सोमनाथ मंदिर को सौगात दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से है, जहां 29 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि इस बैठक में नीतीश कुमार और ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहेंगे। और इससे पहले यानी बैठक के एक दिन पहले 28 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में खासतौर पे शामिल होंगे। तो बता दें कि 29 अगस्त को जेडीयू की अहम बैठक है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि बैठक के एक दिन पहले 28 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक अहम बैठक जेडीयू की होने वाली है 29 अगस्त को, इससे पहले 28 अगस्त को भी जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। क्या लगता है, क्या कुछ खास फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? नीतीश कुमार भी होंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा होंगे। इसके अलावा आरसीपी सिंह भी रहेंगे। आप कह सकते हैं कि 31 जुलाई को जो बैठक दिल्ली में हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसले लिए गए थे, उस फैसलों पर यहाँ मुहर रहेगी। और साथ ही साथ जो वर्तमान हालात में, वर्तमान में बिहार की सियासत में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, किस तरह से नए मुद्दे आ रहे हैं और पार्टी का क्या स्टैंड है, इन तमाम इशू पर बैठक होने वाली है और उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जो 23 तारीख को प्रधानमंत्री की मुलाकात है, क्षमा करेंगे, मुख्यमंत्री की मुलाकात है प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना को लेकर, उसके बाद जो वहां से दिल्ली से जो रिजल्ट आएगा, दिल्ली से आएगा, उसके बाद पार्टी क्या सोच रही है, इस पर भी चर्चा होना है इस पटना बैठक में 29 अगस्त को। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा होगा। एक चीज और भी मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे कि कैसे पार्टी को एकजुट रखा जाए और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बीच में जो एक दूसरे के की जो टांग खिंचाई की जो बात हो रही है या मैसेज ये बाहर में जा रहा है कि पार्टी के अंदर फूट है, उस मैसेज को कैसे बाहर जाने से रोका बिल्कुल जाए। राजेश जी, बिल्कुल इस बैठक में जितने भी बड़े नेता हैं जेडीयू के, अगर हम बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा की, जो कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह, ललन सिंह भी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जितने भी बड़े नेता हैं, और पहले ये खबरें सामने आ रही थी, कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही है कि जेडीयू में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा का गुट अलग बढ़ चुका है। तो ऐसे में इस बैठक में जो बड़े नेता शामिल होने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन जो नेता हैं इनके तालमेल को भी बनाया जा सके। देखिए, तालमेल बैठाने की कोशिश होगी और लोग आपस में जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, एक मंच पे आएंगे और पार्टी के तमाम वरीय नेता इस बैठक पे शामिल होंगे। एक कोशिश की जाएगी, बाहर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी जो पार्टी के अंदर कोई अंतरकलह नहीं है, सब कुछ सामान्य स्थिति है, सब एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश इस राष्ट्रीय परिषद के जरिए देने की कोशिश जेडीयू की होगी। लेकिन जो खबरें हैं और जिस तरह से बार बार खबरें आ रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा का अलग बयान है, ललन सिंह का अलग बयान, आरसीपी सिंह का अलग बयान, तो ये जो अलग अलग तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन इस राष्ट्रीय परिषद के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ जो जातीय जनगणना पर जो पार्टी का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि 29 से पहले 23 तारीख को पीएम से मुलाकात है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर भी राष्ट्रीय परिषद में चर्चा होनी है और तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी
ये जो लोग हैं बैठेंगे और पर चर्चा करेंगे। और हालांकि 28 अगस्त को भी जदयू की की जो राष्ट्रीय परिषद पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। 29 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें कौन सा एजेंडा आएगा और कैसे इसको संपन्न कराना है, तो आप कह सकते हैं 28-29 का जो दिन है जेडीयू के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होगा। साथ ही साथ बिहार की सियासत में भी एक नई दशा और दिशा ले सकते हैं, क्योंकि इस बैठक में ये तय होना है कि जातीय जनगणना को लेकर क्या पार्टी का स्टैंड होगा। साथ ही साथ ये भी तय होगा कि किस तरह से पार्टी आगे आने वाले दिनों में अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो फिर पार्टी का क्या स्टैंड होगा, क्या पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो फिर आगे क्या प्लान हुए। तमाम ऐसे इशू हैं जिस पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा होनी है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो आपको बता दें कि 29 अगस्त को जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक होगी और उससे एक दिन पहले यानी 28 अगस्त को जेडीयू के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक होने वाली है और जितने भी बड़े नेता हैं यानी उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बता दें कि जेडीयू कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस मिलन समारोह में हमको जेडीयू का झटका मिला। जी हां, सहयोगी दल में सेंधमारी हुई है। हम नेता सत्यनारायण शर्मा ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। बता दें कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में हम के नेता ने दामन थामा। तो बता दें कि जेडीयू कहीं ना कहीं जेडीयू कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और ऐसे में हमको एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जेडीयू कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल की मौजूदगी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के नेता सत्यनारायण शर्मा ने जेडीयू का दामन थाम लिया। और इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सत्यनारायण शर्मा के आने से पार्टी में मजबूती बढ़ेगी और पार्टी में उन्हें समर्थन दिया जाएगा। तो बता दें कि पटना में जेडीयू कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस मिलन समारोह में हम के नेता ने जेडीयू का दामन थाम लिया और इससे कहीं ना कहीं हमको एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, हमको झटका लगा है क्योंकि एनडीए में तमाम घटक दल हैं और उसी घटक दल में हम के नेता शामिल हुए हैं। तो ऐसे में नियमों का भी उल्लंघन सामने आ रहा है और अब देखना यह होगा कि हम इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हम प्रवक्ता दानिश रिजवान जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीटीवी भारत में। जी धन्यवाद सर। आज हम के नेता जेडीयू में शामिल हो गए हैं, आप एनडीए में हैं और घटक दल हैं और ऐसे में हम के नेता जेडीयू में शामिल होते हैं तो क्या ये गठबंधन धर्म का, गठबंधन के नियमों का उल्लंघन नहीं है? जी नहीं, देखिए हम के वो पूर्व में हम में शामिल थे जी, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण दल से निकाल दिया गया था जी। अब वो जिस दल में जाना चाहे जाए। अगर कोई हमारे यहाँ रहा है और हमने दल के विरोध करने के लिए उनको निलंबित कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है और वैसे लोग कहीं जा सकते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या किसी दल का कोई लेना देना है। जब वो हमारे दल में है ही नहीं और हमने नियम के विपरीत काम करने के लिए उनके ऊपर में कार्रवाई करी तो वो कहीं जाए, वो स्वतंत्र है। बिल्कुल। तो दानिश रिजवान जी, हम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने बताया कि हम में इन्हें पहले ही निष्कासित कर दिया गया था और पार्टी विरोधी कार्य करने को लेकर, और ऐसे में जब वो जेडीयू का दामन थामते हैं तो ऐसे में हमको कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे में दानिश जी एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल दानिश जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें पुरजोर समर्थन दिया जाएगा और उन्हें सहयोग किया जाएगा जेडीयू में। जनता दल यूनाइटेड में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, उससे हमें क्या लेना देना है? जब वो हमारे दल में नहीं है, हमारे दल के विरोध में उन्होंने कार्य किया था तो उनको दल से निकाल दिया गया था। अब उनको लेकर के कोई दल अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो उस दल की अपनी मर्जी है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिनकी बात शर्मा जी की बात हो रही है वो हमारे दल में थे ही नहीं, तो फिर हम उनके ऊपर में क्या प्रतिक्रिया दें? बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया दानिश जी आपका। तो आपको बता दें कि ये हमारे साथ हम की प्रवक्ता दानिश रिजवान जुड़े थे जिन्होंने बताया कि हमने पहले ही पार्टी विरोधी कार्य करने को लेकर
निकाल दिया था, यानी सत्यनारायण को निकाल दिया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमको झटका नहीं लगा है और हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। जेडीयू में जो हम के पूर्व नेता थे वो शामिल हुए हैं, तो ऐसे में हमने कोई आपत्ति नहीं जताई है। शर्मा जी का जनता दल ने सदस्यता ग्रहण किए हैं, निश्चित रूप से पार्टी संगठन मजबूत होगा, घरदार बनेंगी और जो निचली इकाई जो हमारा सबसे समाज की जो सबसे निचली इकाई है वो संगठन को मजबूत में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और राजद में चल रहे अंदरूनी कलह को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेज प्रताप ये राजद का अंदरूनी मामला है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेज प्रताप ने अपने पिता के साथ क्या किया था ये सबको पता है। वहीं तेज प्रताप के जेडीयू में शामिल कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेडीयू में सिर्फ उनका ही स्वागत है जिनकी विचारधारा नीतीश कुमार से मिलती हो। ये राजद का मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, इस पर हम क्या कहेंगे। आप तो मैंने वहाँ जो सम्मान पाने की बात है तो ये तो आप लोग खुद जानते हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या है नहीं। उन्होंने अपने पिता को ही बंद रखा है तो उनसे क्या सम्मान मिल सकता है नहीं। तो उस पर हम विशेष ऑफर कीजिएगा जगदा बाबू को। यहाँ ये उनकी आपसी मामला है, ये उनसे पूछिए। हमारे संगठन की, हमारी जनता दल यूनाइटेड की बात है। हम अपने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की मजबूती पर हम लोग काम कर रहे हैं। जगदा बाबू को देखिए, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में जो आस्था रखते हैं, जो आस्था व्यक्त करते हैं, सब लोग को यहाँ स्वागत है। जो आस्था रखते हैं, उनके विचारधारा से, उनके नीति सिद्धांत से जो विश्वास रखते हैं, उनको यहाँ स्वागत है। और राजद में लगातार चल रहे अंतर्कलह के बीच अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल राजीव गांधी की 77वीं जयंती कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यालय पहुंचे नेताओं ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिसे जल्द सुलझाने की जरूरत है। वहीं पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने लालू यादव को मामले में हस्तक्षेप करने की बात की है। तो कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि किसी भी नेता का अपमान नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि किसी भी पार्टी में अनुशासन की जरूरत है। किसी भी सीनियर लीडर का सम्मान करने की आवश्यकता है। सर वो कार्यवाही की बात कर उनके निजी कोई निजी मामला, कोई क्या है मामला हमको जानकारी है नहीं। जब तक हम नहीं ठीक है, लेकिन उनका इंटरनल मैटर है, वो लालू यादव जी उसको सॉल्व कर लेते। हम समझते हैं कि किसी भी दल में अनुशासन जरूरी है। जी जी जी। लेकिन हम ये दूसरे पार्टी का मामला है, मेरा अलायंस पार्टनर वो जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी इस बात को सुलझाने में सक्षम हैं और सुलझा भी लेंगे। जगता जी सही है या तेज प्रताप सही है? नहीं, ये कैसे के दोनों का कहाँ इंटरनल मामला है। मैं तो इतना ही कहा कि उनको सम्मान मिलना जरूरी है। और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को उनके दोनों सुपुत्र बंद करके रखते हैं, जिसको लेकर अब राजद प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उमेश कुशवाहा पर 2 लोगों की हत्या की साजिश का आरोप है। इन्होंने किन किन लोगों को बंदी बनाया है वो मैं जानता हूं। जो जदयू के अध्यक्ष बने हैं अनुकंपा पर, आरसीपी के अनुकंपा पर, आरसीपी कृष्णा जब मंत्री नहीं बने हाल के दिनों में, उनके अनुकंपा पर अध्यक्ष बने हैं। उनके पेइंग स्टाफ थे पहले ये। इनके ऊपर जंदाहा में एक नहीं 2 मल्लाह पुत्र पर के हत्या में साजिश करने का भी इन पर आरोप लग चुका है। ये किन किन लोगों को बंदी बनाए हैं मैं जानता हूं। जहां तक सवाल है, पार्टी में, हमारे पार्टी में थे, जिला अध्यक्ष भी रहे युवा के, बहुत नजदीक से जानता हूं, अतीत भी और वर्तमान भी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुहर्रम की। जी हां, बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। मुहर्रम में पुलिस प्रशासन ने डीजे बजाने पर पूर्णतः रोक लगाई है। हालांकि प्रशासन ने लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने सभी संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। पटना सिटी में अति संवेदनशील 138 क्षेत्रों में पुलिस पैदल दल 24 घंटे अलर्ट रहेगी। वहीं मुहर्रम को लेकर रोहतास में होने वाले जन आशीर्वाद यात्रा की तिथि को भी आगे बढ़ा दिया गया है। 20 अगस्त 2021 को होने वाली यात्रा अब 21 अगस्त को होगी। जिला बीजेपी युवा महामंत्री सनी देओल चंद्रवंशी ने कहा कि मुहर्रम को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा की तिथि को 21 अगस्त किया गया है। गौरतलब है कि यात्रा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह सहित बीजेपी के कई सांसद विधायक शामिल होंगे, जिसको लेकर विभिन्न जगहों पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। के रोहतास जिला में माननीय आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, जो 20 तारीख को था, तो मुहर्रम पड़ जाने के कारण हम लोग अगला डेट 21 तारीख को कर दिए हैं। और हम लोग
जो भी कार्यकर्ता और जितने भी व्यक्ति हैं सब उत्साहित हैं कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जितने अच्छा काम किए हुए हैं उनके संशीलता के कारण जो है यहाँ पे हम लोग ढोल बाजा नागाड़े के साथ इंद्रपुरी से माननीय मंत्री जी चलेंगे और सासाराम के रास्ते से डिहरी और सासाराम के रास्ते से होते हुए कैमूर की ओर जाएंगे। और रोहतास में मुहर्रम को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस बल जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जिसके तहत सभी अधिकारी और जवानों ने पैदल मार्च करते हुए शहर के सभी मुख्य मार्गों में भ्रमण किया और इस दौरान एसडीएम ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। माहौल में सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए, इसके पीछे जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, लोगों का जो फीडबैक है उसके उद्देश्य से निकाला गया है। पूर्व में ही यहाँ पे सभी स्तरों पे शांति समिति वगैरह की बैठक की जा चुकी है। सभी को जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका पालन करने के संबंध में बताया गया है। एक तरह से आज उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य भी हम लोगों ने किया है। जैसा कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने बताया है आपको, हम लोग आज सुबह से ही संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में घूम रहे हैं। जैसे नक्का और किनारा, भानस का एरिया है, दावत का एरिया हो, काराकाट है, नासरीगंज है और विक्रमगंज है। सभी जहाँ संवेदनशील स्थान है जो हम लोगों को पुरुष जिसको हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, उन स्थानों पर हम लोग घूमे हैं। कटिहार में NH-31 पर अवैध रूप से चल रहे डीजल पेट्रोल कटिंग के दौरान भीषण आग लग गई और इस दौरान तेल टैंकर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आगलगी की यह घटना NH-31 स्थित पोटिया ओपी क्षेत्र के बकरी बहियार मोड़ की है। आगलगी से हजारों लीटर डीजल जलकर बर्बाद हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वैशाली के बादीपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में आभूषण लूटकर फरार हो गए। हालांकि अपराधियों की लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं एसपी मनीष ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही है। देखिए, अभी घटना का पूरा स्टॉक मिलाने के बाद हम कुछ बताएंगे कहाँ क्या है। नहीं, थोड़ा मन में हदस हो गया है, थोड़ा मन एकदम विचलित है। हम क्या सर बोले नहीं बोले, पूरा मन घबराया हुआ है। मारपीट भी किया आपके साथ? नहीं, हाँ मारपीट भी किया है। चैन वगैरह सुन रहे हैं? चैन भी गर्दन में पहने हुए थे, अभी चैन भी जो है मारा और चैन उतार के दिए, गन सटा दिया और चैन दे दिए। पर्स में पैसा था, पर्स भी निकलवा लिया, जो कागज पत्र था वो सब ले गया। पैसा भी पर्स में था, पॉकेट खर्च के लिए 10,000 25,000 रखते थे, सब ले गया। आज दोपहर 3 बजे करीब में फातेपुर थाना अंतर्गत मानपुर सोना चांदी के ज्वेलर्स की दुकान है राकेश नाम से। यहाँ पर अज्ञात अपराधियों ने घुस के, जो 5 संख्या में दिख रहा है, उन लोगों ने घुस के अराउंड 30 ग्राम सोने के और अराउंड 5 kg चांदी के, जैसा कि दुकानदार का कहना है। वी हैव सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो हमारे पास सोर्सेज हैं उससे हम लोग काम। मधेपुरा की डीएम ने जिले के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों का दौरा किया। जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मिलकर सहायता देने का आश्वासन दिया। डीएम के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मोकामा प्रखंड के मोरचाल क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबकर एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि BSc पार्ट 2 का छात्र बाढ़ के पानी में स्नान कर रहा था, तब ये हादसा हुआ। वहीं स्थानीय गोताखोरों ने शव की तलाश शुरू कर दी है। और कटिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच एयरलिफ्ट के सहारे बिहार के 3 जिलों के लिए ओडिशा कटक से एनडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया गया है। ये टीम अब आगे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र मनिहारी के लिए प्रस्थान करेगी। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा कि पूरी टीम बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में किसी भी हालात से निपटने के लिए तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तरह से तैयार है। हम लोग उड़ीसा बेस से हैं, उड़ीसा ये मुंडली से हम लोग आए हुए हैं। हमारी टीम जो है एयरलिफ्ट होके उड़ीसा से पटना आई थी, जो क्या मोकामा, लखीसराय और कटिहार सदर में डिप्लॉयड हुआ था।
जिला प्रशासन के अनुसार हम लोग जो है काम यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। हमें कटिहार सदर में हमारा इस लोकेशन पे अभी हम लोगों को टेम्परेरी यहाँ पर रखा गया था, लेकिन अभी जिला प्रशासन ने फिर हमें फर्दर डिप्लॉय मनिहारी के लिए किया है। वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। और चलिए अब झारखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां मरीज की आत्महत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि घटना के बाद अस्पताल में सनसनी फैली है। मामले की जांच में सरायकेला पुलिस जुटी है। घटना को लेकर डॉक्टर ने भी जानकारी दी है। डॉक्टर ने बताया कि मरीज स्वस्थ हो गया था और आज मरीज की छुट्टी होने वाली थी। बता दें आपको कि अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज ने खुदकुशी कर ली। और सरायकेला खरसावां जिले के सदर अस्पताल में मौत मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं इस घटना को लेकर अब अस्पताल प्रशासन ने भी बड़ा बयान दिया है। अस्पताल प्रशासन ने यह दावा किया है कि मरीज ठीक हो गया था और उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिलने वाली थी, लेकिन मरीज ने ऐसा क्यों किया, ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि सरायकेला सदर अस्पताल के तीसरे माले के बालकनी से कूदकर 35 साल के मरीज ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद अस्पताल में सनसनी फैल गई है। हो रहा था ना 17 तारीख को, उसका बाद दिन जब बलि चढ़ा रहा था ना, उस समय पिंडा में बैठा हुआ था, तभी उसको अचानक उसको खींचा, फिर उसको घर लाया। घर में भी 2 बार खींचा, 12 बजे जैसे घर में खींचा, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में कितना दिन था? हाँ, हो गया 2 दिन। 2 दिन था। घर में किसी के साथ कुछ झगड़ा झंझट हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हीरालाल महतो, इसको वीकनेस हुआ था, राजनगर का रहने वाला है। 18 तारीख को वीकनेस के लिए यहाँ इलाज के लिए इसको एडमिट कराया गया था सदर अस्पताल में। उसकी पत्नी अटेंडेंट थी। रात में वो बाथरूम कह के निकला और थोड़ा देर जब नहीं आया तो उसकी पत्नी खोजने लगी कहाँ गई, तो फिर पता चला कि वो छत से कूद के नीचे गिर गया है। रेस्ट तो अनुसंधान का विषय है, कैसे क्या हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन संबोधन करते हुए कहा कि आतंक का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह सकता। कुछ समय तक ताकत के बल पर सत्ता हथिया सकता है, लेकिन उसका टिके रहना मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया और इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन उसे जितनी बार भी गिराया गया, ये उतनी ही बार खड़ा हुआ। नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये सपना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।